इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फिटस किस तरीके से डेवलप होता है। टॉपिक का नाम है हमारा एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ। एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ। एंड फीटल लाइफ। तो देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आपने रिवाइज भी किया होगा। आपने पढ़ा था कि फेलोपियन ट्यूब में ओवुलेशन के बाद ओवम जो है तैयार रहता है 14 डेज पर। 14 डेज पे ओवम तैयार रहता है। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है इन दिनों में, अगर इसको स्पर्म मिल जाता है इन दिनों में, तो ओवम और स्पर्म मिलके जाइगोट बना देते हैं। दोनों का क्या हो जाता है, ओवम जो है स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। जो जाइगोट है ये आपके पास में 2 सेल स्टेज है। 2 सेल स्टेज। और ये जो है आपके पास में डिप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड का मतलब जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर्स होती है, उन सेल को डिप्लॉइड कहते हैं। ओवम और स्पर्म हैप्लॉइड है क्योंकि इनके अंदर 23 पेयर नहीं, 23, ओनली 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 नहीं पाए जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहते हैं। ओवम और स्पर्म को हैप्लॉइड कहा गया है। क्या कहा गया? हैप्लॉइड। जाइगोट जो है डिप्लॉइड सेल्स है, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 पाई जाती है। तो आपने पढ़ा ओवम और स्पर्म के मिलने की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवम किसमें चेंज हो जाता है? जाइगोट के अंदर। और जाइगोट के बाद इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर जाइगोट के अंदर चेंजेज होते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पूरा वापस देख लेंगे। जाइगोट से आपको पता है ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर से मोरुला बनता है। कैसे बनता है बता दिया मैंने। और मोरुला से फिर आपके पास में डिवाइडेशन होता है मोरुला के अंदर, और जो जोना पेलुसिडा है उसकी जो कवरिंग है वो डिसएपियर हो जाती है, और उसके डिसएपियर होने की वजह से क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म जो है आपके इम्प्लांटेशन करती है, इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। मोरुला जो है, देखो मोरुला ही ऐसी फॉर्म है जो फॉलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी में आती है। फिर यूटेराइन कैविटी में आने के बाद में जो मोरुला होता है उसके बाहर जो जोना पेलिसिडा होती है, कवरिंग होती है, वो जोना पेलिसिडा की कवरिंग हट जाती है, जिसको आप जोना हैचिंग भी बोलते हो। जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? जोना हैचिंग भी हम कहते हैं। आई बात समझ में? छठे दिन वो कवरिंग हट जाती है और छठे दिन से जो है आपके इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। 10 से 11 दिन तक आते आते इम्प्लांटेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? 10 दिन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ब्लास्टोसिस्ट। और 6 डे पे ये मैंने बता दिया था आपको, ध्यान से पढ़ेंगे पुरानी क्लास। 6 डे पे क्या होता है, देखो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का या ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से अटैच होना। इम्प्लांटेशन दूसरी बात करते हैं, इसको निडेशन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम क्या है? निडेशन। इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम क्या है? निडेशन। बार बार बता रहा हूँ ना। अब छठे दिन जो इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है और 10 से 11 दिन में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट। जो जो ब्लास्टोसिस्ट है पूरा का पूरा कहाँ लग जाता है? यूट्रस की दीवार पे आके
लग जाता है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, है ना। और आपको मैंने बता भी दिया कि ब्लड के अंदर जो है फिर क्या होता है, देखो एचसीजी हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ा था आपने कि आपके जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं उसके दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल लेयर से जो है आपके फीटस बनता है, एक्सटर्नल लेयर से आपके जो है प्लेसेंटा बनती है। आई बात समझ में? तो पुरानी क्लास को रिवाइज करेंगे एक बार फिर आप लोग, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो एक बार बता देता हूँ मैं ब्रीफली, जिन लोगों ने पुरानी, तभी तो मैंने बात आप लोगों से कि पुरानी क्लास को रिवाइज करें। आपने देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट जो था इम्प्लांट होने से पहले उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांट होने से पहले। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो है दो लेयर बन जाती है, इनर और आउटर। और जो इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, उससे जो है अम्बिलाइकल कोड और फीटस बनता है। बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें दो लेयर पाई जाती है। एक तो आपके पास में साइटोब्लास्ट, एक सिन साइटोब्लास्ट, साइटोब्लास्ट एंड सिन साइटोब्लास्ट, जिससे कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण, है ना। और यहीं पे आपके जो है सिन साइटोब्लास्ट से एचसीजी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके 7th डे में तो ब्लड में दिखाई देगा, और 9th डे पे कहाँ दिखाई देगा? यूरिन पे। क्लास को रिपीट करेंगे वापस सारी को, पुरानी क्लास को। जब तक पुरानी क्लास रिपीट नहीं करेंगे आगे समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 10वें दिन से। स्टार्ट करता हूं 10 से 11 दिन में इम्प्लांटेशन कंप्लीट। ये इम्प्लांटेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया 10 से 11 दिन में। उसके बाद में 13 दिन के अंदर क्या होता है, देखो 13वें दिन के अंदर जो है आपके इम्प्लांटेशन होने के बाद में 13वें दिन में प्लेसेंटा का बनना स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा के बनने से पहले क्या बनती है? प्राइमरी विलाई बनती है। 13वें दिन में प्राइमरी विलाई, विलाई क्या होती है? स्टेम, स्टेम सेल्स होती है, जिनसे बाद में प्लेसेंटा डेवलप होती है। विलाई क्या होती है? स्टेम सेल, ध्यान रखना, स्टेम सेल, जिनसे बाद में क्या बनती है? प्लेसेंटा बनती है। तो 13वें दिन प्राइमरी विलाई बनती है, 13 के बाद में 16वें दिन सेकेंडरी विलाई बनती है, 16 डेज पे सेकेंडरी विलाई, और 21वें दिन थर्सरी विलाई बनती है। 21वें दिन क्या बनती है? थर्सरी विलाई। अब देखो ये थर्सरी विलाई को हम क्या कहते हैं? अब यहीं से इस थर्सरी विलाई से क्या होगा कि आपका जो है प्लेसेंटा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले प्राइमरी बनी, प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुई? सेकेंडरी में, और सेकेंडरी किस में कन्वर्ट? थर्सरी में। और यहीं से प्लेसेंटा का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाती है यहीं से। इसलिए थर्सरी विलाई को जो है स्टेम विलाई कहा गया है। स्टेम विलाई भी कहा गया है। कौन सी विलाई को स्टेम विलाई कहा गया है? थर्सरी विलाई को। कब डेवलप होती है? 21 डेज में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब डेवलप होती है? 21 डेज पे, है ना। तो 21 डेज का आपके पास में एम्ब्रियो हो जाता है, उसमें डेवलप होती है ना। तो स्टेम विलाई किसे कहेंगे? थर्सरी विलाई को कहेंगे। अब एक बात ध्यान रखें, इन अगर पूरी बन जाए इन मेच्योर प्लेसेंटा, मेच्योर प्लेसेंटा में, मेच्योर प्लेसेंटा में, मेच्योर प्लेसेंटा के अंदर जो 60 स्टेम विलाई होती है, 60 स्टेम विलाई प्रेजेंट होती है। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि एक मेच्योर प्लेसेंटा में कितनी स्टेम विलाई होती है? 60, और 3 से 4 स्टेम विलाई, 3 से 4 स्टेम विलाई मिलकर एक नई, देखो ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेम विलाई बनकर एक नया स्ट्रक्चर बनाती है। ग्रुप ऑफ 2 to 4 स्टेम विलाई इज फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कोटिलिडोन।
कोटिलिडोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? कोटिलिडोन। कि प्लेसेंटा की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोटिलिडोन। हिंदी में क्या तो रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई, और अंग्रेजी में बोलते फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोटिलिडोन 3 से 4 स्टेम मिलाए मिलकर एक कोटिलिडोन बनाते हैं, और एक प्लेसेंटा में, एक पूरी प्लेसेंटा में, एक मेच्योर प्लेसेंटा जो होती है उसके अंदर पूछ लिया जाए कितने कोटिलिडोन पाए जाते हैं, तो एक मेच्योर प्लेसेंटा में 16 से 29 कोटिलिडोन पाए जाते हैं। और कोटिलिडोन को क्या कहा गया है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है कोटिलिडोन को। ये बात याद रखेंगे ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखो अब पहुंचते हैं हम लोग आगे। आगे चलते हैं 21 दिन के बाद में, फोर्थ वीक के 27 दिन के आसपास, फोर्थ वीक पर, फोर्थ वीक पर आपके हार्ट बन चुका होता है। हार्ट के चारों चेंबर बन जाते हैं। हार्ट के चारों चेंबर, 4 से याद रखेंगे, फोर्थ वीक पर चारों चेंबर बन जाते हैं। 4 वीक 4 चेंबर है ना। और 8वें वीक पर, 8th वीक पर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट, मतलब सारे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब सारे ऑर्गन बनना स्टार्ट, जितने भी ऑर्गन है उनका बनना स्टार्ट हो जाता है। 8 वीक में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, सारे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं 8th वीक में। इसीलिए कहा जाता है कि देखो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जो रुबेला वगैरह का इन्फेक्शन हो गया, तो बच्चे के अंदर क्या आती है? ऑर्गन डिफॉर्मिटी हो जाती है। क्योंकि 8वें वीक तक बच्चों के अंदर ऑर्गन बनना स्टार्ट होते हैं। अगर इस टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन हो जाए मदर को, या कोई इन्फेक्शन फीटस को ट्रांसफर हो जाए, तो बच्चे के अंदर ऑर्गन डिफॉर्मिटी होने के चांसेस होंगे। आई बात समझ में? इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत ध्यान दिया जाता है ना। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गन बनना कब से स्टार्ट होता है? 8 वीक से। 8 वीक से ऑर्गेनोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और 8वें वीक पर, 8वें वीक पर जो है, जो एम्ब्रियो है ह्यूमन एम्ब्रियो की तरह दिखाई देने लगता है। ह्यूमन एम्ब्रियो 8वीं वीक में पहले सांप की तरह दिखाई देगा, मछली की तरह दिखाई देगा, लेकिन 8वें वीक पर क्या होगा? आपके ह्यूमन एम्ब्रियो की तरह दिखाई देगा। और बस इस 8वें वीक के बाद के सप्ते को ही, 8वें वीक के बाद ही हम उसको क्या बोल लेते हैं? 8वें वीक से जैसे ऑर्गन बन चुके उसको फीटल लाइव या फीटस बोलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को एक बात बता दें यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे कि 0 से 2 वीक, 0 से 2 वीक जाइगोट कहलाता है। जाइगोट 0 से 2 वीक जाइगोट, और 2 से 8 वीक तक का जो समय है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। जो बना हुआ प्रोडक्ट है, कंसीव प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। कंसीव प्रोडक्ट क्या होता है? ओवम
और स्पर्म के मिलने से, फर्टिलाइज होने से जो बना है प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कंसीव प्रोडक्ट, है ना। जैसे जाइगोट भी क्या है, कंसीव प्रोडक्ट है। एम्ब्रियो भी क्या है, कंसीव प्रोडक्ट है ना। तो 2 से 8 वीक में एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक से लेके 40 वीक तक आप उसको फीटस कहोगे। क्या कहेंगे, फीटस। क्यों फीटस का, क्योंकि 8 वीक के बाद में ह्यूमन डेवलप हो जाता है, उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, हाथ पैर दिखाई देने लगते हैं। आई बात समझ में, ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब देखो 12 वीक, 12 वीक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। एग्जाम के अंदर पूछेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कब हो सकता है किसी फीटस का, तो 12 वीक पे, पहली बात। सेकंड, किडनी कब से फंक्शन करना स्टार्ट करती है, किडनी फंक्शन स्टार्ट, यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है फीटस को, यूरिन फॉर्मेशन, फीटस यूरिन करना स्टार्ट कर देता है। और जितनी भी सिक्रेशन है, ध्यान रखेंगे, जितने भी सिक्रेशन है वो सारे के सारे स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हार्मोन का, हार्मोन का सिक्रेशन, जैसे थायरोक्सिन हुआ, एग्जाम में पूछेंगे थायरोक्सिन का, ज्यादा पूछते हैं कि फीटस के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कब से निकलना स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक से। फीटस के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन कब से निकलना स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक से। हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, हार्मोन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं 16 वीक की, 16 वीक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 वीक, 16 वीक स्केलेटल बन जाता है। 16 वीक, 16 वीक पे है ना, स्केलेटल बन जाता है। वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में एक्सरे, सुनेंगे बात को, लेकिन अगर एक्सरे करवाना हो तो कौन सा टाइम बेटर है, 16 वीक पे, ये ध्यान रखना। वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, लेकिन एक्सरे करवाना हो तो कब करवाएंगे, 16 वीक में, क्योंकि स्केलेटन कब बनता है, 16 वीक पे बनता है। कब बनता है, 16 वीक पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा हर्ट की, देखो एक साइड में क्वेश्चन हर्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। देखो कि हार्ट कब काम करना स्टार्ट करता है, 5th वीक पर हार्ट बीट स्टार्ट। उसके बाद में हार्ट बीट स्टार्ट 5th वीक की हो गई, और हम जो है फीटल हार्ट रेट जो है कब सुन सकते हैं, कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, 10th वीक पर। 10th वीक पर फीटल हार्ट साउंड जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे रिकॉर्ड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 वीक पर अगर आपको फीटल हार्ट साउंड रिकॉर्ड करने हैं तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या यूज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉपलर ट्रांसड्यूसर। डॉपलर ट्रांसड्यूसर की सहायता से आप लोग एग्जाम के अंदर पूछेंगे, डॉपलर ट्रांसड्यूसर की सहायता से आप फीटल हार्ट साउंड को कौन से वीक में जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, 10th वीक के अंदर। 10वें वीक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, और 20वें वीक के अंदर आप 20वें वीक के अंदर आप फीटोस्कोप के द्वारा या पीनार्ड स्टेटोस्कोप के द्वारा, फीटोस्कोप का दूसरा नाम पीनार्ड स्टेटोस्कोप भी बोलते हैं उसको, उसके द्वारा आप रिकॉर्ड कर सकते हो 20वें वीक में, ध्यान रखना। 10वें वीक में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और 20वें वीक में इस तरीके का आप देखोगे, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं फीटोस्कोप। फीटोस्कोप, तो 20वीं वीक में एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कौन से वीक में फीटोस्कोप के द्वारा आप फीटल हार्ट साउंड को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 20वीं वीक में फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट साउंड जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन 20 वीक वी कैन रिकॉर्ड फीटल हार्ट साउंड बाय फीटोस्कोप, है ना। तो ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
इसमें कोई लाइट, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आप कब फीटल अलर्ट साउंड जो रिकॉर्ड कर सकते हैं? 20 वीक पे ना। फिटोस्कोप का दूसरा नाम क्या है? पिनार्ड स्टेथोस्कोप। तो 20 वीक के अंदर आप जो है बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फीटल हर्ट साउंड को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 20 वीक के बाद में इंपॉर्टेंट वीक की बात करें, आगे चले 28 वीक पे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 28 वीक का जो फीटस होता है उसमें क्या होता है देखो, 28 वीक पे जो है लंग मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो है इनकम्प्लीट रहते हैं ना, लंग मैच्योर बट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों रहते हैं, मेरी बात सुनेंगे। देखो यहां पे क्या होता है, देखो 28 वीक पे आपके जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं यहाँ पे। ये फीटस के लंग्स होते हैं और शुरुआत में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 24 वीक, ध्यान रखेंगे। 24 वीक के पहले जो फीटस के लंग्स की जो एल्विलाई होती है वो पिचके हुए रहते हैं। 24 वीक में यहाँ पे जो है सरफेक्टेंट बनना स्टार्ट होता है। सरफेक्टेंट कौन से सरफेक्टेंट पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। ये दो सरफेक्टेंट है जो कि एल्विलाई की टाइप सेकंड सेल्स में बनना स्टार्ट, टाइप सेकंड सेल्स से बनना स्टार्ट होते हैं ना, टाइप सेकंड सेल्स से बनना स्टार्ट होते हैं। और ये एल्विलाई को अपनी जो है इन्फ्लेटेड पोजीशन में पहुंचाते हैं और हमेशा पूरी लाइफ जो है इन एल्विलाई को पिचकने से बचाते हैं। तो 24 वीक के अंदर ये सरफेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके लंग्स तो मेच्योर हो जाते हैं 28 वीक में, लेकिन अभी जो है इन सरफेक्टेंट का अमाउंट इतना नहीं होता कि एल्विलाई को प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करवा सके। तो 28 वीक में भी आपके एल्विलाई प्रॉपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो लेसिथिन है और स्पिंगोमाइलिन है, पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो होता है 1:1 रहता है, जबकि इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। जब तक इसका रेशियो 2:1 नहीं होगा तो लंग्स जो है मेच्योर नहीं कहलाएंगे, लंग्स के एल्विलाई प्रॉपर काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो फिर समझेंगे। 24वें वीक से पहले जो फीटस होते हैं उनके लंग्स के एल्विलाई पिचका हुआ रहता है। फीटस के जो लंग्स काम नहीं करते। 24 वीक में फीटस के एल्विलाई की टाइप सेकंड सेल्स होती है जो सरफेक्टेंट बनाना स्टार्ट करती है। सरफेक्टेंट का मतलब जो पिचकने से बचाते हैं। आई बात समझ? जो किसी की बाहर की सतह पर तनाव पैदा करते हैं उनको बोलते हैं सरफेक्टेंट, पिचकने से बचाने वाले ना। तो 24 वीक में जो है टाइप सेकंड सेल्स ऑफ एल्यूलाई लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन बनाना स्टार्ट करती है, लेकिन वो इतने अमाउंट में नहीं होते लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन 24 वीक में कि वो एल्यूलाई को पिचकने से बचा सके। 28 वीक के अंदर भी हम देखते हैं पूरा लंच तो तैयार हो जाता है, लेकिन एल्यूलाई अभी भी जो है अपने फंक्शन में इनकम्प्लीट है, क्योंकि लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है 28 वीक में 1:1 पाया जाता है, 1:1 पाया जाता है, जबकि इस को जो है 2:1 होना चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो 28 वीक में भी आपके एल्यूलाई प्रॉपर काम नहीं करते क्योंकि 1:1 पाया जाता है। अगर कोई बच्चा 28 वीक के टाइम पे पैदा हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, या फिर पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है जिसके अंदर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का जो है रेशियो 1:1 पाया जाएगा, और आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को जो है बाहर से सरफेक्टेंट देते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाहर से सरफेक्टेंट का इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राट्रेकियल, ट्रेकिया में डाला जाता है। सीधा किस में डाला जाता है? ट्रेकिया के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है
कि लेसिथिन या स्प्रिंगोमाइलिन का जो इंजेक्शन आता है वो कौन से रूट से दिया जाता है, ट्रेकिया के रूट से, इंट्रा ट्रेकियल, डायरेक्ट ट्रेकिया में दिया जाता है। इसमें देते हैं डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर पुश करते हैं। आगे बात समझ में। तो 28 वीक पे आपके लंग्स तो मैच्योर है, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो 1:1 है, जबकि होना कितना चाहिए इसको, 1:1 की जगह इसको 2:1 होना चाहिए। क्लियर? तो अब आगे चलेंगे हम लोग। 24 वीक पे तो बना, 28 वीक पे जो है 1:1 हो गया। 34 वीक पे ध्यान रखें, अब देखो लंग पूरा मेच्योर हो जाएगा। 34 वीक पे ये 2:1 हो जाता है। लेसिथिन स्प्रिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 2:1। और ये 2:1 रेशियो किसको इंडिकेट करता है, कंप्लीट मेच्योरेशन ऑफ लंग्स को। ऑफ लंग्स, कंप्लीट मेच्योरेशन ऑफ लंग्स को इंडिकेट करता है। क्लियर? कंप्लीट मेच्योरेशन ऑफ द लंग्स को इंडिकेट करता है। आगे चलते हैं हम लोग। 40वीं वीक पर, सॉरी 36 वीक पर, 36 वीक पर है ना। तो 36 वीक पे जो है जो फीटस होते हैं उसके टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, पता है अगर मेल बेबी है तो 2 में से एक टेस्टिस जो है आपके 36 वीक पर जो है एक टेस्टिस जो है स्कोर्टम में आ जाता है। 36 वीक पर एक टेस्ट जो है स्कोर्टम में आ जाता है, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो आपके 14 वीक पे आता है। 40 वीक पे ना। तो 36 वीक पर टेस्टिस, तो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पे आता है, स्कोर्टम में, है ना। डिसेंट, वन टेस्टिस डिसेंट इन स्कोर्टम। और 14 वीक पर बोथ, दोनों टेस्टिस कहाँ आ जाते हैं, बोथ टेस्टिस इन स्कोर्टम। अब क्या होता है देखो, अगर कोई बेबी 36 वीक पर ही डिलीवर हो गया, 36 वीक पर अगर कोई बेबी डिलीवर हो गया तो उसके टेस्टिस को आप चेक करोगे तो एक टेस्टिस ही रहेगा उसके, दूसरा टेस्टिस कहाँ रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा। कहाँ रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोचिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। हमारे पास समझ में, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ये पढ़ेंगे आप पीडियाट्रिक में, कि अगर 36 वीक पर कोई पैदा हो गया बच्चा तो उसके अंदर कितने टेस्टिस होंगे, एक टेस्टिस, जिसको क्या बोलेंगे हम, अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहेंगे। एक जो है टेस्टिस जो है अनडिसेंडेंट है, नीचे नहीं आ पाया है, नीचे नहीं आ पाया है, तो ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं बच्चों के अंदर, क्रिप्टोचिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोचिडिज्म। आई बात समझ में। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब ये हो गया पूरा डेवलपमेंट, जो जो मेन मेन चीज थी। अब हम बात करते हैं देखो प्रेग्नेंट लेडी की। अब लेडी पे आ जाते हैं, बच्चे का डेवलपमेंट हो गया, अब वापस किस पे आता है, प्रेगनेंसी पे। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पढ़ेंगे ना। हाँ देखते हैं हम लोग। तो देखो प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ जो है वर्ड आपको पढ़ाएंगे, जैसे ग्रेविडा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पारा, रिटर्न, एबोर्शन, एबोर्शन, स्टिल बर्थ और टर्म। आई बात समझ में। इन वर्ड्स को हम समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग
ग्रेविडा की। ग्रेविडा क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेविडा, सबसे पहली बात है ग्रेविडा क्या है। गोविंदा नहीं है, ग्रेविडा। देखो याद रखेंगे, जितनी बार भी महिला प्रेग्नेंट होगी वो ग्रेविडा होगी। आई बात समझ में? चाहे बच्चा पैदा हो या ना हो, चाहे बच्चा एक ही दिन का क्यों ना हो, एक दिन में लगा और 2 दिन लगा, तीसरे दिन जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से निकालना पड़ा। आई बात समझ में? जितनी बार भी प्रेग्नेंट होगी वो किस में काउंट हुआ? ग्रेविडा के अंदर। जितनी बार भी प्रेग्नेंट होगी वो किस में काउंट होगा? ग्रेविडा के अंदर। चाहे वो बाहर निकला हो ना निकला हो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो आगे जाके एम्ब्रियो से फीटस में डेवलप हुआ हो ना हुआ हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। चाहे वो बच्चा बचा हो ना बचा हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई है उसको हम बोलेंगे ग्रेविडा। तो ग्रेविडा इज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? अब देखो, ऐसी लेडीज जो, या ऐसी फीमेल जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उनको बोलते हैं न्यूली ग्रेविडा। मतलब नल, लिखते हैं ना हम नल, नील है ना, न्यूली ग्रेविडा, नेवर कंसीव, या अभी तक प्रेग्नेंट कभी भी नहीं हुई है तो वो क्या कहलाएगी? न्यूली ग्रेविडा। कंसीव का मतलब प्रेग्नेंट होना। उसके बाद एक बार प्रेग्नेंट हुई है तो प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा, एक बार प्रेग्नेंट हुई है ना। और अगर 2 से 3 बार, मल्टी ग्रेविडा। 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हुई है तो मल्टी ग्रेविडा। और अगर 4 से ज्यादा बार अगर प्रेग्नेंट हुई है कोई महिला तो उसको बोलेंगे ग्रांड मल्टी ग्रेविडा। ग्रांड, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि ग्रांड मल्टी ग्रेविडा कब का हो गया? मोर देन 4 टाइम, मोर देन 4 टाइम प्रेग्नेंट। 4 से ज्यादा बार अगर कोई प्रेग्नेंट हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा। क्लियर? तो ग्रेविडा क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है लेडी। बाकी और कोई मतलब नहीं। एबॉर्शन हुआ हो, स्टिल बर्थ हुई हो, लाइव पैदा हुआ हो, मरा पैदा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितनी बार प्रेग्नेंट हुई आप उसको ग्रेविडा में रखोगे। सेकंड चीज पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे पैरा। देखो पैरा में वही प्रेगनेंसी गिनी जाती है जो वायबल पीरियड को, वायबल पीरियड का मतलब पेट दिखना, वायबल पीरियड को क्रॉस करती है। वायबिलिटी, अब आप कैसे पता करोगे वायबल पीरियड को क्रॉस कर गई या वायबिलिटी आ गई उस फीटस के अंदर? तो देखो 22 वीक को अगर क्रॉस कर गया तो वो किस में चला जाएगा? वायबल पीरियड में। इसमें चला जाएगा वायबल पीरियड के अंदर। तो पेरा के अंदर नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस 22 वीक, 22 वीक, या इसको क्या बोलते हैं? वायबल पीरियड। 22 वीक को क्रॉस कर गई कोई भी प्रेगनेंसी तो उसको बोलेंगे, उसको किस में रखेंगे? पेरा के अंदर। आई बात समझ में? 22 वीक को क्रॉस कर गए तो किस में रखेंगे? पेरा के अंदर। क्लियर है? अब जैसे ग्रेविडा पढ़ी थी आपने, वैसे पेरा भी होगा। जैसे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है न्यूली पेरा। देखो न्यूली पेरा, न्यूली पेरा वे सारी महिलाएं इसके अंदर इंक्लूड होती है
जिनके कभी भी जो फीटस है 22 वीक तक नहीं पहुंचा, 22 वीक से पहले या तो एबॉर्शन हो गया या किन्हीं वजह से बाहर निकल गया। आई बात समझ में? तो वो सारी महिलाएं किसमें आएगी? न्यूली पेरा में। एक बात ध्यान रखेंगे, महिला प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद में फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद 22 वीक पकड़ लेगा, अगर फीटस का डेवलपमेंट 22 वीक तक पहुंच जाएगा, तब उसको पारा में गिनेंगे कि हाँ ये पारा बन चुकी है, ये पेरा बन चुकी है। 22 वीक के पहले अगर मान के चलो एबॉर्शन हो गया तो पेरा के अंदर नहीं आएगी। तो इससे आपको एक बात समझने में आई है कि हर हर पेरा लेडी ग्रेविडा तो होती है, लेकिन हर ग्रेविडा जो है पेरा नहीं होती। क्लियर है माइंड के अंदर? समझेंगे, देखो कैसे। हर पेरा लेडी ग्रेविडा होती है। कैसे पेरा कब होगा? पेरा जब होगा जब 22 वीक पे पहुंचेगा फीटस, है ना। तो 22 वीक पे कब पहुंचेगा? जब वो प्रेग्नेंट होगी। तो सारी की सारी प्रेगनेंसी किस में गिनी जाती है? ग्रेविडा के अंदर। तो जितनी भी पेरा लेडियां होती है वो ग्रेविडा तो होती है, लेकिन जितनी भी ग्रेविडा होती है वो पेरा नहीं होती। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद में 16वें हफ्ते में उसका एबॉर्शन हो गया, तो क्या उसको पेरा में गिनोगे? नहीं गिनोगे ना, नहीं गिनोगे ना। तो जितनी भी पेरा लेडियां होती है वो ग्रेविडा होती है, लेकिन जितनी भी ग्रेविडा होती है वो जरूरी नहीं पेरा में कन्वर्ट हो। तो आपके माइंड में ये बात समझ में आ गई होगी कि 22 वीक पहुंचने के बाद हम उसको किस में लेते हैं? पेरा के अंदर लेते हैं। अब न्यूली पेरा किसे कहेंगे? न्यूली पेरा ऐसी महिलाएं होंगी जिनका फीटस कभी भी 22 वीक तक नहीं पहुंचा, या जो है कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए ना। अगर न्यूली ग्रेविडा है तो न्यूली पेरा भी रहेगी वो। आई बात समझ में? और ग्रेविडा है तब भी वो न्यूली पेरा कब रह सकती है? देखो ग्रेविडा का मतलब प्रेग्नेंट तो हुई है, लेकिन उसकी जो प्रेगनेंसी है 22 वीक तक नहीं पहुंची है, बच्चा पहले ही बाहर निकल गया। तो वो ग्रेविडा तो बन गई लेकिन पारा नहीं बन पाई। क्लियर है? तो न्यूली न्यूली पारा का मतलब है कभी भी जो है बच्चा जो है वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं किया गया। नेवर प्रेगनेंसी क्रॉस, कभी भी जो है प्रेगनेंसी जो है वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं की, 22 वीक को क्रॉस नहीं की। तो ऐसे को क्या कहेंगे आप लोग? न्यूली पेरा। क्लियर? उसके बाद में प्राइमरी पारा, पहला बच्चा जिसके एक प्रेगनेंसी जो है वाइबिलिटी पीरियड तक पहुंची हो तो प्राइमरी पारा। और मल्टी पारा जिसके 2 से 3 प्रेगनेंसी जो है वाइबिलिटी पीरियड तक पहुंची हो, 22 वीक को क्रॉस की हो, 22 वीक को क्रॉस की हो तो मल्टी पारा। और ग्रांड मल्टी वही सेम, देखो वही चल रहा है। ग्रांड मल्टी में क्या कहते हैं आप लोग? 4 से ज्यादा। ग्रांड मल्टी पारा मोर देन 4 प्रेगनेंसी कहाँ पहुंच गई? 22 वीक को क्रॉस कर गई, तो आप क्या कहेंगे? ग्रांड मल्टी पारा। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया आपके पास में। अब बात करते हैं हम टर्म की। पहले तीसरा पीरियड हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा है टर्म। देखो टर्म 37 टू 42 वीक की जो प्रेगनेंसी है, अगर 37 से 42 वीक में बच्चा डिलीवर हो तो उसको बोलते हैं हम टर्म डिलीवरी या टर्म प्रेगनेंसी या टर्म बेबी, है ना। क्लियर पॉइंट के अंदर? प्री टर्म कब कहेंगे फिर? प्री टर्म कब कहेंगे आप लोग? लेस देन 37, लेस देन 37 वीक को क्या कहेंगे? प्री टर्म। पोस्ट टर्म 42 वीक से भी ज्यादा हो जाए प्रेगनेंसी तो क्या कहेंगे? पोस्ट टर्म। आई बात समझ में? एबॉर्शन पढ़ेंगे, एबॉर्शन के बारे में पूरा। अगर जो है फीटस जो है डेड हो जाए, डेड फीटस बिफोर 22 वीक, 22 वीक के पहले ही बच्चा जो है डेड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एबॉर्शन। स्टिल बर्थ
स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ आपके अगर फीटल की डेथ हो, फीटस की डेथ देखो 22 वीक तो एबॉर्शन बोल दिया, फीटल डेथ 22 से 28 वीक, अगर डिलीवरी हो जाए 22 से 28 के बीच में ही डिलीवरी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम फीटल डेथ। आई बात समझ में? सॉरी, स्टिल बर्थ या तो डेथ हो जाए, या तो डेथ हो जाए, या फिर जो है डिलीवरी हो जाए 22 से 28 वीक के बीच में, या तो फीटस की डेथ हो गई वो बाहर आ गया, या फिर डिलीवरी हो गई वो बाहर आ गया, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। उसके बाद लाइव, लाइव बर्थ का मतलब है अभी प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं, उसको बोलते हैं लाइव बर्थ। जिंदे, कैसे? जिंदे ना, प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं, किसी के अगर 2 बच्चे प्रेजेंट में हैं तो 2 लाइव बर्थ है। आई बात समझ में? 2 बच्चे प्रेजेंट में है तो 2 लाइव बर्थ है। एक मर गया मान के चलो पूरा होके 37 वीक पे पैदा हुआ और मर चुका है तो लाइव बर्थ में काउंट नहीं होता है। अब इस तरीके से हम लोग जो है जीटीपीएल स्कोर बनाना सीखेंगे। देखो कैसे बनाते हैं जीटीपीएल स्कोर, गटपाल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गटपाल स्कोर है ना। देखो यहाँ पर जी फॉर ग्राविडा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत लोग गलत करते हैं। टी फॉर टर्म, पी फॉर पैरा नहीं है, पी फॉर पेरा नहीं है, पी फॉर प्री टर्म यहाँ पे। ए फॉर एबॉर्शन, एल फॉर लाइव बेबी। क्लियर? तो जब आप किस तरीके से हम लोग जेटीपीएल स्कोर बनाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलो 24 वीक पे सेकंड ट्राइमेस्टर पे एक 24 वीक पे एक महिला आई है, एक फीमेल है, वो एंटीनेटल केयर के लिए आई है, एएनसी के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए आई है। उसके जो है एक फीमेल चाइल्ड अभी है प्रेजेंट में, जो कि 38 वीक पर पैदा हुआ था, 38 वीक पे पैदा हुआ था। एक बेबी जो है मर चुका है 16 वीक में ही, और एक बेबी की डेथ हुई थी, एक बेबी की डेथ हुई 28 वीक पर। अब इसका जीटीपीएल स्कोर बनाओ, इसका बनाया ना आपको जीटीपीएल स्कोर। कैसे बनाएंगे? देखो जी फॉर ग्राविडा, सबसे पहले जी की बात करते हैं, ग्राविडा ध्यान से समझेंगे। ग्राविडा का मतलब है कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। अब गिनो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। एक तो खुद प्रेगनेंसी लेके आई है, तो एक प्रेगनेंसी तो ये 24 वीक की प्रेगनेंसी है, खुद प्रेगनेंसी लेके आई है। एक बच्चा जो है लड़की है 38 वीक पे पैदा हुई है, तो एक प्रेगनेंसी हो गई, दो। एक बच्चा जो है 16 वीक पे खत्म हो गया तो 3 प्रेगनेंसी, और एक बच्चा जो है 28 वीक पे खत्म हो गया, 28 वीक पे डिलीवरी हो गई एक बच्चे की। तो आपके पास में 1 2 3 और 4 प्रेगनेंट, 4 बार प्रेग्नेंट हो गई। तो जी ग्रेविडा कितना हो गया? जी4। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब बात करें टी की, टर्म। अब ये देखो टर्म में कितने बच्चे पैदा हुए, टर्म मतलब 37 से लेके 42 वीक के बीच में कितने बच्चे हुए। तो देखो 37 से 42 के बीच में सिर्फ एक बच्चा पैदा हुआ है, एक ये लड़की पैदा हुई है बस। और टर्म कितना हुआ? एक। अब बात करते हैं प्री टर्म। प्री टर्म कितने हुए? देखो प्री टर्म यहाँ पे कितने हुए, तो प्री टर्म कब कहेंगे आप लोग? जब आपके 36 वीक के पहले,
लेकिन 28 वीक से आगे है ना, 28 वीक के आगे और 36 वीक के पहले होंगे तो क्या कहलाएंगे आपके पास में, 37 वीक के पहले सॉरी, और 28 वीक से लेके 36 तक के जितनी भी डिलीवरी होती है वो आपके प्री टर्म कहलाती है। तो यहाँ पर देखो प्री टर्म एक भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि ऐसा बेबी जो कि 36 से के टाइम पे 37 से पहले और 28 वीक से ज़्यादा में पैदा हुआ हो। तो 28 से 36 के बीच का कोई दिखाई दे रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे प्री टर्म क्या है, 0। और एबॉर्शन की बात करें तो 20 वीक से पहले सॉरी 22 वीक से पहले कितने हुए, एक पैदा हुआ, ये एक बेबी डेथ हुई थी 16 वीक पे। तो एबॉर्शन कितना हुआ, एक। लाइव जो अभी आंगन में खेल रहे हैं, लाइव का मतलब हो गया लाइव बेबी जो आंगन में कितने बच्चे खेल रहे हैं बताओ, ये भी मर गया था, ये भी मर गया था, ये तो अभी पेट में ही है, और एक लड़की खेल रही है आंगन में बस। तो जो आंगन में खेल रहे हैं वो लाइव होंगे, एक लाइव। भाई बात समझ में। तो आपका स्कोर क्या हो गया, G4 T1 T0 A1 और L1, क्लियर माइंड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि दूसरा एग्जांपल 28 वीक पर जो है एक महिला जो है एंटीनेटल केयर के लिए आई। देखो प्रेगनेंसी लेके आई है, ध्यान रखना। उसके 3 लाइव बेबी हैं, 3 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। लेकिन उन 3 लाइव बेबी में क्या सिस्टम है देखो, 2 तो ट्विंस है, ट्विंस है जो कि 38 वीक पर पैदा हुए। 3 में से 2 तो एक साथ पैदा हुए थे लेकिन पूरे पैदा हुए हैं, और एक जो है 36 वीक पर पैदा हुआ था, एक। ध्यान देना क्वेश्चन पे। और एक बच्चा जो है, एक बेबी डेथ, एक बच्चे की डेथ हो गई थी 20 वीक पर, और एक बेबी जो है दूसरे दिन सेकंड डे आफ्टर बर्थ पूरा पैदा हुआ था लेकिन दूसरे दिन खत्म हो गया वो। अब इसका जीटीपीएल स्कोर बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। देखो इसका बनाना है जीटीपीएल स्कोर आपको, जीटीपीएल स्कोर इसका बनाना। तो सबसे पहले जी की बात करता हूँ। ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, ये देखो। एक तो आपके पास में खुद प्रेग्नेंट होके आई है, आई है, 3 बच्चे उसके आंगन में खेल रहे थे। वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि आप सोच रहे हैं कि 3 बच्चे हैं तो 3 बार प्रेग्नेंट हुई है। अरे यहाँ पे ये ट्विंस हुआ है, तो क्या ट्विंस जो है जब हो रहे हैं तो क्या अलग अलग प्रेग्नेंट थोड़ी हुई थी वो। ट्विंस के लिए तो उसको एक ही बार प्रेग्नेंट होना पड़ा था ना, एक ही बार प्रेग्नेंट होना पड़ता। मान रहे हो बात को, ट्विंस के लिए अलग अलग थोड़ी प्रेग्नेंट होती है लेडी, एक ही बार प्रेग्नेंट होती है ना। अगर ट्विंस पल रहे हैं पेट के अंदर तो एक ही बार प्रेग्नेंट होगी ना। तो एक तो खुद तो प्रेगनेंसी लेके आई है 28 वीक की, और जो है एक जब भी प्रेग्नेंट हुई जब वो ट्विंस हुए थे, एक का प्रेग्नेंट हुई जब ये 36 वाला अधूरा हुआ था। तो 3 हो गए प्रेगनेंसी, और एक प्रेगनेंसी ये 20 वीक वाले के टाइम पे हुई, और एक बार प्रेग्नेंट ये जो मर गया था दूसरे दिन इसके लिए हुई है ना। तो कितनी बार प्रेग्नेंट हो गई, 1 2 3 4 5 बार। तो जो है 5 बार प्रेग्नेंट हुए, तो जी का स्कोर कितना हो गया, 5। अब बात करते हैं टी कि टर्म पे कितने पैदा हुए। टर्म मतलब 37 से लेके 42 वीक के बीच में कितने पैदा हुए, ये देखने हैं आपको। तो आपके पास में देखो ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है टर्म पर। ये आपके पास में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो ट्विंस पैदा हुए, 2, तो 2 पैदा हुए 38 वीक पे, लेकिन 2 पैदा हुए तो डिलीवरी तो कितनी गिनी जाएगी, एक ही गिनी जाएगी ना। डिलीवरी कितनी गिनी जाएगी, एक डिलीवरी हुई है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाद में डिलीवर हुए है ना।
तो हमेशा ट्विंस के लिए ग्रेविडा ध्यान देंगे, और जो आपके टर्म है वो एक एक गिना जाता है हमेशा, ये बात ध्यान रखेंगे ना। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया 38 वीक पे, और एक मिनट, तो जो है हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ट्विंस कैलकुलेटेड बाय 1, उनको एक ही गिनेंगे ना। जीटीपीएल स्कोर जब देखेंगे ट्विंस को कितना गिनेंगे, एक गिनेंगे। तो आपके पास में देखो टर्म पे ये दो जो है ट्विंस पैदा हुआ टर्म पे, एक तो ये टर्म हो गया, और दूसरा टर्म ये जो मरा हुआ था, ये जो सेकंड डे, उसको लिख देता हूं मैं, ये भी 38 वीक पर हुआ था। तो एक बेबी तो ये रहा टर्म, और एक ये रहा टर्म, दो टर्म है ना। वे सारी प्रेगनेंसी जो 37 वीक को क्रॉस कर जाती है सब टर्म कहलाती है। वे डिलीवरियां जो 37 से 42 वीक पर होती है सब के सब टर्म कहलाती है। आई बात समझ में? तो टर्म कितनी, दो। जीटी हो गया पी, प्री टर्म बताओ मुझे, ये एक ही तो हुआ ना, ये एक प्री टर्म रहा, ये 20 वीक का होके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अबॉर्शन है, सॉरी, ये अबॉर्शन देखो प्री टर्म, एक तो ये रहा, ये 36, ये जो आंगन में खेल रहा था, एक जो पैदा हुआ था इस आंगन में से, तीन बच्चे आंगन में खेल रहे हैं अभी ना, तीन में से एक कब पैदा हुआ था, 36 वीक पे। तो एक कब हुआ, प्री टर्म हुआ, एक कब हुआ, प्री टर्म हुआ। समझ में आ रही बात सबको? एबॉर्शन की बात करें तो देखो कितने जो है 22 वीक के पहले पैदा हो गए, एक ही पैदा हुआ 22 वीक के पहले, ये वाला जो मर गया था पैदा हो गया, ये वाला, ये वाला। तो एबॉर्शन कितना, एक। जीटीपीए अब एन, आंगन में कितने खेल रहे हैं ये बताओ मुझे, आंगन में कितने खेल रहे हैं, देखो ये लिखा लाइव बेबी, कितने खेल रहे हैं, तीन। बस जो आंगन में खेल रहे हैं उनको हम लाइव बेबी मानेंगे, तीन लाइव बेबी हैं। क्लियर? तो जीटीपीएल स्कोर क्या हो गया, G5, T2, P1, A1, L3। ये ध्यान रखेंगे, बहुत देखो, बार बार देखेंगे और समझेंगे इसको, कि बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर इसका। अगर यहाँ पेरा पूछ ले कि पेरा की, तो पेरा का आप ध्यान रखें कितनी जगह, कितनी बार पेरा हुई, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, देखो जीटीपीएल में पेरा नहीं होता, लेकिन अलग से पूछ ले कि ये जो महिला है कितनी बार पेरा हुई, तो कितनी बार पेरा हुई देखेंगे एक बार आप लोग, कि एक तो जब ट्विंस हुए तब, एक तो ये हो गया आपके पास में, और एक आपके पास में ये रहा, और एक आपके पास में 22 पी को क्रॉस कर जाए ना, वो सब किस में आते हैं, पेरा के अंदर, है ना। तो आपने निकाला जीटीपीएल स्कोर निकालना, ये सभी को आना चाहिए, बार बार देखें कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको बताते हैं हम लोग गेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज ये क्या होती है, जेस्टेशनल एज है ना। देखो ये कब से गिनी जाती है, फर्स्ट डे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का पहले दिन से लेकर 40 वीक तक, 40 वीक तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल एज, या इसको मेंस्ट्रुएशन एज भी बोलते हैं। तो इसकी जो मान के चलो पूरे अगर डेज गिने तो 280 डेज, और ये 280 डेज इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी डेज। कि प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, 280 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 280 दिन की। अब अगर बात करें हम लोग आगे, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगी, तो आपने देखा गेस्टेशनल एज, पूछ ले कि ओवुलेटरी एज कितनी है, ओवुलेटरी एज, ओवुलेटरी एज देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये तो कब से गिन लिया हम लोगों ने, पहले दिन से, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के पहले दिन से गिन लिया। लेकिन ओवुलेशन तो कब बना था, लास्ट मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन बना था, है ना। तो हमने तो पहले दिन से गिन लिया था। तो 14 डेज माइनस कर दो उसमें से, 280 डेज में से आप कितने माइनस कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे। तो आपके जो 266 डेज आते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी ओवुलेटरी एज कहलाती है। ओवुलेशन से बाद की एज की, है ना। ओवुलेशन 14 डेज पे होता है, तो ओवुलेशन से बाद की एज ओवुलेटरी एज, और इसी ओवुलेटरी एज को फर्टिलाइज्ड एज भी बोलते हैं। इसको फर्टिलाइज्ड एज भी कहा गया है। क्लियर। अब देखो हम बात करते हैं इनका। अब ये क्यों पढ़ा है मैंने, क्योंकि इनका यूज करते हैं ईडीडी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ये जो देखो सबसे पहले बात, ईडीडी का फॉर्मूला किसने दिया सबसे पहले, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा है, निगल फॉर्मूला। निगल्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और निगल्स फॉर्मूला एक निगल्स नाम के गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया था 1812 में। 1812 में इसके अंदर क्या करते हैं, देखो देखो इसके अंदर 9 मंथ प्लस 7 डेज लेते हैं हम लोग, 9 मंथ प्लस 7 डेज। अब ये 9 मंथ कहाँ से गिनते हैं, ये चीजें में 9 मंथ कहाँ से गिनते हैं, ये मेन चीज है। तो देखो ईडीडी निकालने के लिए आपका पहला दिन होता है फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर उसका पहला दिन, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहां से गिनते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड का पहला दिन, आई बात समझ में, वहां से गिनते हैं हम लोग। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी बहुत बार पूछा गया है कि ईडीडी निकालने के लिए आप पहला दिन कब से चुनते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के फर्स्ट दिन को, वहां से गिनेंगे। और वहां से 9 महीने, 9 महीने करने के बाद 7 डेज और जोड़ देंगे, 9 महीने करने के बाद 7 डेज और जोड़ देंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे ईडीडी, आप निकालेंगे जैसे कि मान के चलो किसी की जो है एलएमपी है 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर में आप पहले 9 मंथ जोड़ दो, नवंबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। आई बात समझ, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से 9 मंथ जोड़ देंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 5 जुलाई आते हैं, और 5 जुलाई के अंदर 7 दिन और जोड़ देंगे, तो कितनी हो जाएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, 12 जुलाई, नेक्स्ट ईयर, है ना। तो 2020 लिखा है, तो 12 जुलाई 2021 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 9 मंथ जोड़ देंगे, 9 मंथ प्लस 7 डेज, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, देखो ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ध्यान देंगे बात पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेके 12 वीक तक का समय, 0 से लेके 12, सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है इसमें। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, और ये होता है 12 वीक का। जिस दिन प्रेग्नेंट हुई है उस दिन से लेके 12 वीक तक का समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। कहां से गिनते हैं, फर्स्ट एलएमपी से। ध्यान रखना, लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले दिन से, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, जिस दिन ब्लीडिंग आई थी उस दिन से गिनेंगे। आगे पास में, जिस दिन ब्लीडिंग आई थी उस दिन से गिनेंगे। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से लेकर 12 वीक तक का जो समय है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
सेकंड ट्राइमेस्टर 13 से 28, 16 वीक का समय। आई बात समझ में। और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक का जो समय है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर में रखा गया है। और इसके अंदर भी कितने होते हैं, अगर जोड़ेंगे आप तो 12 वीक होते हैं पूरे। 29 से 40 वीक के बीच में कितने वीक है, 12 वीक बने। तो सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर जो है सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जिसके अंदर कितने वीक आते हैं, 16 वीक का समय होता है। 13 से 28 वीक का जो टाइम है उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर में याद रखेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12, सेकंड 13 से 28 और थर्ड जो 29 से 40। 29 से 40 वीक का जो समय है वो आपके पास में थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है ना। अगर प्रेगनेंसी में जो चेकअप होते हैं उसको एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जो चेकअप होते हैं, आप जो नर्सिंग होम में जाके जो चेकअप करते हैं उसको बोलते हैं एंटीनेटल। नेटल का मतलब होता है डिलीवरी, है ना। एंटीनेटल या प्रीनेटल भी कहते हैं। प्रीनेटल, एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, प्रीनेटल बच्चा होने के पहले का समय, 0 से लेकर 9 मंथ तक का समय प्रीनेटल। और जिस टाइम पे बच्चा हो रहा है, लेबर चल रहा है, डिलीवरी हुई, वो टाइम होता है इंटरनेटल। और बच्चा होने के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्टनेटल। डिलीवरी के बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं पोस्टनेटल, है ना। प्लेसेंटा बाहर आ गई उसके बाद से लेके 6 वीक तक या 42 दिन तक का समय जो होता है वो पोस्टनेटल होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, देखो ये अब आपके पास में ये पूरा का पूरा जो समय है उसको बोलते हैं पेरीनेटल। तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पेरीनेटल। पेरीनेटल, आगे बात समझ में। तो आपके पास में तो एक बार देखो, दोबारा देखेंगे ध्यान से थोड़ी। देखो, प्रीनेटल डिलीवरी के पहले का समय, इंटरनेटल डिलीवरी के टाइम का समय, पोस्टनेटल डिलीवरी होने से लेकर 42 डेज का समय, उसको पोस्टनेटल बोलते हैं। एक होता है पेरीनेटल। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर दी, दोबारा बता देता हूँ। पेरीनेटल में क्या होता है, देखो 28 वीक से लेके 28 वीक की प्रेगनेंसी से लेकर 7 डेज आफ्टर डिलीवरी, 7 डेज आफ्टर डिलीवरी का जो समय होता है उसको बोलते हैं पेरीनेटल। क्लियर, क्लियर है। अब बात करते हैं हम, देखो प्रीनेटल या एंटीनेटल चेकअप की। प्रीनेटल या एंटीनेटल चेकअप, प्रीनेटल या एंटीनेटल। प्रीनेटल या एंटीनेटल चेकअप किया ना। देखो 16 से 24 वीक तक फ्री, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू WHO फॉर एंटीनेटल चेकअप ANC इज रिक्वायर्ड। मिनिमम कितनी है, मिनिमम मैंने, देखो आपको इसको कम्युनिटी में बताऊंगा मैं, मिनिमम कितनी होती है फॉर एंटीनेटल केयर या एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। 4 एंटीनेटल चेकअप जरूरी है अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO 4 एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। आई बस, अब अकॉर्डिंग टू WHO नहीं आए, क्वेश्चन नहीं आ जाता। देखो मिनिमम कितनी ANC एंटीनेटल चेकअप जरूरी है, 4। आप अकॉर्डिंग टू WHO करके आएंगे ना, 4 एंटीनेटल चेकअप जरूरी है। कब कब करना पड़ेगा, 16 से 24 वीक में सबसे पहले टाइम पे, 4 कब कब, 16 से 24 पे। उसके बाद कब, 28 वीक पे।
आगे बात समझ में। सेकंड जो है 28 वीक पर। उसका थर्ड 32 वीक पे तीसरी बार लेके जाएंगे चेकअप कराने के लिए। उसके बाद चौथी जो है 36 वीक पे। यार एंटीनेटल चेकअप बहुत जरूरी है ना, आई बात समझ में। तो जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होती है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो होती है, पहली बार आप जो है ले जा रहे हो महिला को, फीमेल को हॉस्पिटल के अंदर, तो फर्स्ट जो एंटीनेटल विजिट होती है पहली बार जब ले जाया जाता है तो उसको बोलते हैं बुकिंग विजिट। बुकिंग विजिट, आई बात समझ में। उसको क्या बोलते हैं? बुकिंग विजिट। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और प्रेगनेंसी के जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़े, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्लास के बाद में। देखो हमने कहाँ तक छोड़ दिया था, हमने छोड़ दिया था कि फीटस तो हमने बना दिया पूरा, प्रेगनेंसी हमने पढ़ी ना, हमने ये छोड़ दिया कि प्लेसेंटा क्या है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, देखो हमने स्टेम सेल पढ़ ली, विलाई पढ़ ली, कोटिलीडोन पढ़ लिए, लेकिन प्लेसेंटा के बारे में थोड़ी डीपली नॉलेज होना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेसेंटा रहेगा। उसके बाद अम्बिलिकल कोड भी पढ़ेंगे, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ेंगे, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ने के बाद में हम लोग जो है फिर वापस से प्रेगनेंसी पे चलेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई बात समझ में। तो क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जो है ये बात एक ध्यान रखेंगे कि पुरानी क्लासों को रिवाइज करते रहिए सिक्वेंस से। टाइम निकालो, सिक्वेंस से रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्या पूरी सिक्वेंस बन जाएगी कि किस तरीके से जो है क्या चीज हो रही है ना। ध्यान से पढ़ेंगे बहुत, है ना।